हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आज हम डिस्कशन करेंगे 12 नवंबर 2021 फ्राइडे न्यूज़पेपर के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा न्यूज़पेपर, उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। आज न्यूज़पेपर में मुझे ऐसा कुछ खास नहीं दिखा है आज के न्यूज़पेपर के बारे में। बस एक दो चीजें हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी इसको भी हम काफी लंबे समय से हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसका नाम है कोप 26, है ना। और इसके बाद में यहाँ पे एक आर्टिकल है जो क्या कह रहा है कि बहुत हेवी रेनफॉल हमें तमिलनाडु के अंदर देखने को मिला है, जिसमें काफी सारे लोगों की जानें गई हैं। बाढ़ का असर हमें देखने को मिला है इस हेवी रेन की वजह से। काफी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके इस चीज को लेकर के। और काफी सारे रेस्क्यू प्लान जो हैं इसके अंदर चलाए गए हैं। और इसके अलावा जो 8 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इससे पहले रेड अलर्ट एरियाज में थे, उनको अभी हाल फिलहाल में हमने उस लिस्ट से बाहर कर दिया है। लेकिन काफी सारा यहाँ पे हमने हैवी रेनफॉल होता हुआ देखा है तमिलनाडु के अंदर। तो इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। इससे पहले हमने यही चीज केरला के अंदर देखी थी। फिर दोनों दोनों स्टेट के अंदर एक डिस्प्यूट भी हमने देखने को मिला था कि किसी चीज को लेकर के, एक डैम को लेकर के। वो डैम को लेकर के क्या डिस्प्यूट था, ये आज आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता रहे हैं, है ना। बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु मैंने बहुत बार इसको कवर अप किया है भाई। अब चीजें आप लोगों को भी अपनी तरफ से फोकस करनी पड़ेंगी कि क्या क्या चीजें आप लोगों को बताई गई हैं। बाकी मैं तो आप लोगों को रिवाइज करवाते रहता ही हूँ साथ में, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट लगाइए। और एक और चीज, आप लोगों के कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आ रहे हैं वो बहुत हद तक सही हैं, सही आंसर्स आप लोग कर रहे हैं। मैं उनका बराबर से आप लोगों को रिप्लाई भी करते चल रहा हूँ, है ना। तो ये अब सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा और आने वाले टाइम पीरियड में जो भी करेक्शन होगा वो मैं आपको रिप्लाई करके मैं करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला आर्टिकल। इंडिया ने यहाँ पे डिमांड की है। देखिए कोप 26 जो है आज, मैंने कल भी इस चीज को लेकर के डिस्कशन किया था कि जो 12 नवंबर है इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है ना। किसकी हम बात कर रहे हैं, तो कोप 26 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये तो अब इतनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि अब आप लोगों से यदि नींद में भी उठा करके पूछा जाए तो आप लोगों को शायद अब सारे आंसर्स अब पता हो गए होंगे, है ना। काफी बार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया है, फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या इंडिया के स्टैंड होंगे, इससे रिलेवेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया ने अपनी बातें रखी हैं कोप 26 के अंदर और इन्होंने कहा है कि भाई कि वो डेवलप्ड देश, देखिए वापस से वही चीज को हम डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो डेवलप्ड नेशंस या वो डेवलप कंट्रीज जिन्होंने अपने आप को पॉल्यूशन कर करके ही अपने आप को डेवलप किया है, अब उन कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को अब हेल्प करने की जरूरत है। क्योंकि अब जो कंट्रीज बची हुई हैं जो डेवलप कर रही हैं, डेवलपमेंट के काम कर रही हैं, उन डेवलपिंग नेशंस को अब आपको हेल्प करने की जरूरत है, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने की जरूरत है, यहाँ पे इंडिया के द्वारा कहा गया है। और इसमें देखिए इंडिया ने अपनी डिमांड क्या रखी है कि इंडिया को लगभग कुछ 1 ट्रिलियन के आसपास का फाइनेंस हम आप लोगों को प्रोवाइड करने की जरूरत है ताकि हम क्लाइमेट को लेकर के काम कर सकें, क्लाइमेट चेंज को लेकर के हम काम कर सकें। यहाँ पे ये चीजें रखी गई हैं। देखिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर के बात चल रही है। आप सभी को पता ही है कि डेवलप नेशंस ने मिलकर के ये चीजें समिट के अंदर अनाउंस की थी कि हम लगभग कुछ $100 बिलियन का जो फंड है उसे हम रेज करेंगे और उन डेवलपिंग इकोनॉमीज के डेवलपमेंट को लेकर के हम काम करेंगे जो जो कार्बन एमिशन के लिए अब आने वाले समय में आप जानी जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया ने भी इसी तरीके से कहा था कि भाई कि 2040 तक हम लगभग 100% हम किस पर पहुंच जाएंगे, कार्बन एमिशन के मामले में हम पहुंच जाएंगे, यानी पीक पॉइंट पर हम पहुंचेंगे। बिकॉज क्योंकि इंडिया डेवलपमेंट के काम कर रहा है या इंडिया डेवलप्ड होने वाली प्रोसेस में है,
इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की गई थी। देन फिर 2040 के बाद से फिर इंडिया काम करेगा नेट जीरो को लेकर के। देखिए इंडिया ने अपने टारगेट रखे हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन इंडिया ने ये भी तो चीजें कही हैं कि भाई कि इंडिया सबसे पहले तो डेवलपमेंट के काम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। तो पहले हम डेवलप्ड होंगे, देन फिर उसके बाद में हम नेट जीरो और कार्बन एमिशन के बारे में सोचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम अभी से उसके लिए कदम उठा करके काम कर रहे हैं। तो ये एक अप्रिसिएट एक्टिवली तरीके का जो प्रोग्राम है ये इंडिया अभी से ही कर रहा है। यानी इंडिया के द्वारा ये चीजें कही गई हैं कि भाई कि हम पेरिस क्लाइमेट चेंज के जो प्रोटोकॉल है हम उसको अभी से ही ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं या कर दिया है, ये चीज को लेकर के मेंशन किया गया है। इसके अलावा इंडिया ने तो अपनी डिमांड रखी है $1 ट्रिलियन की नेक्स्ट डिकेट्स, यानी अगले 10 साल के अंदर। ये कहा है कि हमें जो ट्रिलियन का फंड है फाइनेंस जो है क्लाइमेट, वो हमें दिया जाए ताकि हम क्लाइमेट के चैलेंज को लेकर के काम कर सकें, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के हम काम कर सकें, है ना। तो यहाँ पे ये चीज कही गई है। इसके अलावा बात करें, इंडिया के द्वारा कुछ 5 अपने क्या रखे गए हैं, फोल्ड प्लान रखे हैं, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए ग्रीन अश्योरेंस इंडिया की तरफ से दिया गया है कि हम किस तरीके से काम करेंगे, और ये कब दिया गया तो ये भी आप लोगों को डेट याद रखनी है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है इंडिया 5 फोल्ड प्लान। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये वो 5 प्लान है जिनको आपको बिल्कुल इस तरीके से दिमाग में बिठा लेना है कि क्वेश्चन में जब आए तब आपको ये आंसर्स बनने चाहिए। देखिए क्या हो सकता है कि क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा कि विच वन ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, या विच वन स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो पहले तो पता हो कि कौन कौन से स्टेटमेंट हैं या कौन कौन से वो फोल्ड प्लान है जिसको इंडिया ने रखे हैं क्लाइमेट चेंज समिट के अंदर। तो ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर देखनी पड़ेंगी एक एक करके। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस जो स्पेल जो आउट बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 2 नवंबर 2021। ध्यान रखना, इंडिया की तरफ से इस इनिशिएटिव को रखा गया था 2 नवंबर 2021, और इसको किसके द्वारा रखा गया था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस 5 फोल्ड प्लान को रखा गया था। अब ये क्या है इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। इसका मैंने पिक्चर भी आप लोगों को सेंड किया हुआ है आप लोगों के ग्रुप पे, तो आप वहां पे भी इसको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। न्यूज़पेपर में आज इसको कवर अप किया गया है। India's non-fossil energy capacity will reach the 500 gigawatt by the 2030। मतलब पहला पॉइंट ये कह रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हम आने वाले 2030 तक उस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी होगी। यानी भारत के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो कहीं ना कहीं उसमें जो मेजोरिटी पार्ट है वो कहीं ना कहीं कोल है। तो हम कोयले का हम धीरे धीरे अब कम इस्तेमाल करेंगे, या हम सोलर पावर या विंड एनर्जी की तरफ या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से हम इस तरीके की एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। और इसको भी देखिए प्लान को बढ़ा दिया गया, जबकि सरकार का प्लान क्या था मैंने आपको पढ़ाया भी है कि 2030 में सरकार के लक्ष्य थे कि हम 450 गीगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की रिसोर्सेज की तरफ, है ना। लेकिन अब यहाँ पे इसको इस क्लाइमेट चेंज समिट में 50 गीगावाट और बढ़ा दिया गया, यानी टोटल अब 500 गीगावाट का टारगेट इन्होंने नॉन फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी कैपेसिटी है, सॉरी फ्यूल बोल रहा हूं मैं, नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको प्रोड्यूस किया जाएगा। देखिए अब सेकंड प्लान क्या कहता है, देखिए कंट्री के द्वारा ये कहा गया है कि द कंट्री विल मीट 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स विल द रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, देखिए भारत तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर कंट्री है, और भारत ही तीसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कंट्री है। ध्यान रखना, वर्ल्ड में तीसरी सबसे बड़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री इलेक्ट्रिसिटी में, और कंजप्शन के मामले में भी तीसरी सबसे बड़ी कंट्री, जिसके द्वारा ये कहा गया है कि भाई कि आने वाले 2030 तक जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है जिसको हम प्रोड्यूस करेंगे उसमें हम 50% क्या कर लेंगे, हम एक तरीके से रिक्वायरमेंट को बना लेंगे जो कि होगी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वाली। क्लियर हुई बात। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में
रखना है। मतलब क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं भारत में 79% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं ना कहीं कोल के थ्रू क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। कोल एंड नेचुरल गैस के थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है ना, कार्बन एमिशन होता है। इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। तो सेकंड प्लान आई थिंक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। आगे बात करते हैं थर्ड नंबर के फोल्ड प्लान की तरफ। इट विल रिड्यूस इट्स टोटल प्रोजेक्ट कार्बन एमिशन बाय बिलियन टन्स बाय द 2030। मतलब यहाँ पे तीसरी चीज बात की गई है कि यदि हम इस तरीके के प्लान की तरफ चलेंगे, इन दो तरीके के जो हमने प्लान अभी रखे हैं उसको यदि हम फोकस 2030 तक करते चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रिड्यूस होगा काफी बड़े लेवल पे। यानी कार्बन एमिशन जो रिड्यूस होगा वो बिलियन टन्स में हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। यहाँ पे ये चीज मोदी जी के द्वारा कही गई। अगला फोर्थ नंबर के प्लान पे चलते हैं। इंडिया विल कट द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी टू लेस देन 45%। ध्यान रखना, इंडिया ने क्या कहा है कि हम इस तरीके का कार्बन इंटेंसिटीज को रिड्यूस कर लेंगे, है ना, जो कि लगभग कुछ 45% के आसपास होगा आने वाले टाइम पीरियड में। और यदि वो भी कैसे होगा, जब हम इन सारे एरियाज पे हम अच्छे तरीके से या 100% तरीके से काम करेंगे तब। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो कि आप लोगों को दिमाग में बिठा के रखना ही रखना है, और वो क्या है, कंट्री विल अचीव नेट जीरो बाय 2070। ध्यान रखना है। अभी तक भारत का इस तरीके का कोई टारगेट या एम नहीं था कि भाई कि हम कब तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना, या नेट जीरो कार्बन एमिशन हम करेंगे। तो इस चीज को लेकर के ये बातें उठ रही थी बाकी देशों की तरफ से भी कि इंडिया ने अभी तक अपना टारगेट नहीं रखा है। तो अब फाइनली 2 नवंबर 2021 के दिन हमने हमारा टारगेट क्या कर लिया है, डिसाइड कर लिया है। और इसमें ये कहा गया है कि 2070 तक इंडिया नेट जीरो तक पहुंच जाएगा। ये चीजें, अब नेट जीरो का मतलब क्या है, ये मैंने आपको कल अच्छे तरीके से बताया था कि जितना डेवलपमेंट के लिए हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, ऐसा कहा गया है कि उससे कई गुना ज्यादा या उससे डबल हम एफॉरेस्टेशन करेंगे। इसी को ही हम नेट जीरो कहते हैं भाई, है ना। तो ये चीजें हैं इसके अंदर रखी गई हैं। चलिए अब आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में दूसरा आज का क्वेश्चन, आप लोगों को ये बताना है कि चाइना ने अपना टारगेट कितना रखा है और सऊदी अरेबिया के द्वारा अपना टारगेट कितना रखा गया है। क्लियर। ये चीजें आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना है, चाइना एंड सऊदी अरेबिया। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भाई, यहाँ पे हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख भाई मांडविया, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि मोर देन 12 करोड़ जो सेकेंड डोज हैं वैक्सीन के, वो कहीं ना कहीं अभी तक नहीं लग पाए हैं। तो लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द सेकेंड डोज लगवाएं। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें कही गई हैं। और अभी हाल ही में भारत ने एक नया अचीवमेंट किया है कि भाई कि 100 करोड़ जो डोज हैं इसको भारत के अंदर लगा लिए गए हैं। लेकिन उसमें भी उन डोजेस की बात की जा रही है जो सिंगल डोज हैं। ठीक है, इसमें इसमें लेकिन आज मनसुख भाई मांडविया यानी हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया है कि 12 करोड़ ऐसे लोग हैं या डोजेस हैं जिनको अभी सेकेंड जो डोज लगने थे वो अभी तक नहीं लग पाए हैं। तो प्लीज उन्हें जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीनेटेड करने को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। आज इससे दिन पहले मनसुख भाई मांडविया के द्वारा ये कहा गया था कि कियोस्कली तरीके से इसको किया जाए, डोर टू डोर जा करके लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों से पूछा जाए कि भाई कि आप लोगों को के दोनों डोजेस कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए। इस तरीके का भी प्रोग्राम इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे ये एक रिपोर्ट है जिसके के बारे में ये मेंशन कर रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे एक देखिए केस देखने को मिल रहा है इसको, लेकिन पेज नंबर 10 पे भी बहुत बड़े लेवल पे कवर अप किया गया है। इसके रिगार्डिंग हमने थोड़े दिन पहले भी पढ़ा था, है ना, काफी टाइम हो गया है, जिसमें ये बताया गया है कि भाई कि काफी सारी जो डेथ है वो
पुलिस कस्टडी के अंदर या कस्टडियल डेथ हमें देखने को मिलती है। और इसी तरीके का कुछ मामला है जो अभी 2-3 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिला है। तो ये चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, है ना। तो कस्टडी के अंदर एक 22 साल के लड़के की डेथ हो जाती है जिसका नाम है अल्ताफ, है ना। तो इसको पूरा कवर अप किया गया है पेज नंबर 10 में, है ना। आगे की बात कर लेते हैं। अगला आर्टिकल क्या कह रहा है कि भाई कि कोविड की वजह से काफी सारी जो शादियां थी वो डिले हो गई थी, लेकिन इसको लेकर के यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब जैसे ही नवंबर और दिसंबर में शादियों के जो मुहूर्त शुरू होंगे उसमें काफी बड़ी ये नंबर या रिपोर्ट हमें देखने को मिली है कि लगभग कुछ दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा शादियां हमें 2 महीने के अंदर देखने को मिलेंगी। लगभग कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है 1.5 लाख शादियां यहाँ पे होंगी। और पूरे भारत का एक रिपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है कि आने वाले 2 महीने के अंदर नवंबर और दिसंबर के अंदर लगभग कुछ 25 लाख शादियां जो हैं वो अ, होंगी, जो कि कोविड पैंडमिक की वजह से क्या हो गई थी, कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, है ना। तो ये हमारे वैसे किसी काम में नहीं है, लेकिन इसमें फ्रंट पेज में इसको कवर अप किया गया है, तो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी यहाँ पे दे दी है। आगे बात करते हैं अगले पेज पर। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं एयर पॉल्यूशन को लेकर के वो देखने को मिली है। तो इसमें बताया गया है कि भाई आने वाले 2 दिन भी क्या है, थोड़े से सीवियर हैं एयर क्वालिटी को लेकर के दिल्ली। और यहाँ पे लोगों से ये दरख्वास्त की जा रही है कि आप घरों से बाहर ना निकलें, है ना। काफी सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इसको लेकर के ये चीजें कही गई हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर यहाँ पे बताया गया कि दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड यहाँ पे सिटी होती हुई देखने को मिल रही है। और ये किस वजह से, ये आप सभी को पता ही है कि अभी दिवाली जो फेस्टिवल है इसकी वजह से एयर पोल्यूशन हमें बहुत देखने को मिलता है। ये दिल्ली नहीं पूरे भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके साथ साथ में देख सकते हैं यहाँ पे ये छठ पूजा को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ऑन दी बैंक ऑफ यमुना रिवर दिल्ली। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई कि यमुना को भी अब हमें साफ करने की जरूरत है। यहाँ पे बीजेपी कह रही है कि भाई ये आइए साथ में मिल करके सभी पार्टियां मिल करके हम मिल करके यमुना की साफ सफाई करेंगे। इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है ना। तो क्लीनली लेस मिशन को लेकर के यहाँ पे बात काम करने को लेकर के कहा जा रहा है ना। गंगा की साफ सफाई के लिए हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे हैं भाई। गंगा रेजुवेनेशन, इसके लिए एक अलग सी मिनिस्ट्री तक बना दी गई थी भारत के अंदर, है ना। गंगा रेजुवेनेशन या गंगा की साफ सफाई के लिए, क्योंकि गंगा भारत की होलीस्ट रिवर मानी जाती है, होली रिवर मानी जाती है ना, जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ये इंडिया की सबसे लंबी रिवर है भाई। कई बार है ना ज्योग्राफिकली तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिल जाते हैं। इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर यदि आपसे पूछा जाए कौन सी है, तो गंगा रिवर है ना, जिसकी लेंथ कुछ 50 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। क्योंकि इसकी एक्चुअल लेंथ हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि विंटर टाइम में इसकी लेंथ जो है वो कम हो जाती है, समर टाइम में इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो जम जाते हैं। ये सारी चीजें हैं, है ना। हिमालय रेंज में कुछ वाटर जो एरिया होता है वो कहीं ना कहीं फ्रीज हो जाता है, इसकी वजह से इसकी लेंथ कम होती हुई बताई जाती है ना। तो 2550 किलोमीटर के आसपास इसकी जो लेंथ है, इस वजह से इंडिया की ये सबसे लंबी नदी कहलाती है ना। होली रिवर इसको कहा जाता है, इसीलिए इसकी साफ सफाई के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, काम कर रही है। अच्छा, उस स्कीम का आपको नाम बताना है जिसको गंगा को क्लीन करने के लिए यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, उसका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। चलिए, कई बार लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है भाई किन दो नदियों को लेकर के, एक गंगा और एक है दूसरी अ, ब्रह्मपुत्रा, है ना। कई बार क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं कि लॉन्गेस्ट रिवर, तो आंसर गंगा, लेकिन लार्जेस्ट रिवर तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को।
तो लार्जेस्ट रिवर की बात करें तो लार्जेस्ट रिवर में यदि पूछा जाएगा तो आपको आंसर लगाना है क्या, ब्रह्मपुत्रा। मतलब यहाँ पे ब्रेथ के हिसाब से यानी चौड़ाई की दृष्टि के हिसाब से या फिर वाटर इंटेंसिटी या डेंसिटीज के हिसाब से यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसमें आंसर आपको लगाना है ब्रह्मपुत्रा, लार्जेस्ट रिवर। लेकिन लंबाई के हिसाब से यदि हम बात करें, लॉन्गेस्ट के हिसाब से, तो गंगा इज दी लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। क्लियर। अब यहीं पे एक और चीज, वो इंडिया की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर किसे कहा जाता है, इंडिया लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर किसे कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है भाई। तो क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए तो आंसर क्या लगाना है, जिसके बारे में यहाँ पे साफ सफाई की बात चल रही है ना। तो यमुना रिवर के बारे में यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है। यमुना रिवर को भारत की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर के नाम से जाना जाता है। और इलाहाबाद के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी कि ये कहाँ पे मर्ज हो जाती है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो प्रयागराज जो है वहां पे गंगा में ये मिल जाती है ना। और उत्तराखंड से ये ओरिजिनेट होती हैं गंगा और यमुना। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी रिवर की बात करें तो आपको यमुना लगाना है। लॉन्गेस्ट की बात करें तो गंगा। और लार्जेस्ट मैंने आपको बता दिया, वाटर डेंसिटी के हिसाब से यानी क्षेत्रफल के हिसाब से यदि हम बात करें, है ना, तो यहाँ पे हो जाती है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को कहाँ से आती है, तो ये तिब्बत से फ्लो होती है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को सैंगपो के नाम से जाना जाता है। कई लोगों को शायद पता नहीं होगा कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है। तो ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से बहती हुई भारत के अंदर एंटर करती है, और भारत में भी ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। क्लियर। और चलो इतनी बात निकली है तो मैं आगे भी और चीजें आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। गंगा जब बांग्लादेश के अंदर जाती है, कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई, है ना। तो बांग्लादेश के अंदर जब जाती है गंगा, तब इसका नाम बदल जाता है बांग्लादेश के अंदर, तो बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। और वहीं ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश के अंदर, ध्यान से सुनेंगे, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश के अंदर जमुना के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जब ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती हैं, है ना, वाप फिर से सुन लीजिए, जब ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के समुद्र के पानी में मिलती हैं, तब ये दोनों नदियां मर्ज हो जाती हैं एक साथ, है ना, एक दूसरे में मिल जाती हैं। और ये इसका नया नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बे ऑफ बंगाल में जब पद्मा और जमुना जाकर के मिलती हैं समुद्र से, या बे ऑफ बंगाल में जाकर के, तब इसका नाम क्या होता है, तो मेघना नाम होता है। ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को इसमें आज उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद यदि बात करें वर्ल्ड की, चलिए अब इतनी बात निकली है तो और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। रिवर ही रिवर आज के पार्ट में हम लोगों ने कवर कर लिया है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो वर्ल्ड वाले पार्ट में यदि हम बात करें, जैसे इंडिया के अंदर लॉन्गेस्ट रिवर यदि गंगा है, तो वर्ल्ड में यदि लॉन्गेस्ट रिवर की मैं बात करूं, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना जाए। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करेंगे तो आंसर है नाइल रिवर, है ना। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर। और इजिप्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपने इस रिवर का नाम सुना होगा। यदि लेकिन लार्जेस्ट रिवर की बात करें, है ना, वाटर डेंसिटीज के हिसाब से बात करें, तो फिर आप अमेजन रिवर के बारे में पढ़ेंगे। अमेजन रिवर के बारे में आप लोग जानेंगे, है ना, जो कि कहाँ पर है, ब्राजील में आप लोग सुनते हैं। ब्राजील के जंगलों में अमेजन रिवर अपनी वाटर डेंसिटी के लिए जानी जाती है। और ये कहाँ पर है, तो ये इजिप्ट में ये आपको देखने को मिलेंगी। तो काफी सारी मैंने आपको आज इंफॉर्मेशन रिवर के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दी है, ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। क्लियर। आपको स्कीम का नाम बताना है भाई आज के कमेंट बॉक्स के अंदर। आगे बात कर लेते हैं अगले पार्ट की तरफ, क्या कहता है हमारा अगला आर्टिकल। मैंने आपको बताया कि भाई पुलिस कस्टडी के अंदर, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वहाँ उनकी कस्टडी के अंदर जो एक 22 साल का लड़का है जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, उसका नाम है अल्ताफ। और अ,
इसकी मौत हो जाती है। तो भाई घर वालों ने इस चीज को लेकर के कहा है कि भाई कि हमें इंसाफ चाहिए, है ना, इसको लेकर के यहाँ पे ये बात कही जा रही है। क्या हुआ था कि भाई कि मैटर ये था कि इनके साइड में, यानी ये पूरे आर्टिकल में सिर्फ यही चीज मेंशन की गई है, इनके साइड में पड़ोस में एक व्यक्ति रहते थे जो कि दूध के बिजनेस के लिए जाने जाते हैं, और उनका नाम है पंडित जी। और ऐसा कहा जाता है कि भाई कि पंडित जी ने एक दिन पहले रिपोर्ट ये दर्ज कराई थी अल्ताफ के अगेंस्ट में कि भाई कि जो उनकी 16 साल की बच्ची है ना, वो घर पे नहीं है, एक दिन से गायब है। और उसका शक जो है वो किसके ऊपर डाल दिया गया, अल्ताफ के ऊपर। और ये पुलिस के साथ में इनके घर पे पहुंचते हैं, और इस बच्चे को क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। अल्ताफ को अरेस्ट करके जेल में ले जाया जाता है, पुलिस कस्टडी के अंदर। इससे पूरी पूछताछ की जाती है, इसको टॉर्चर किया जाता है। ये भी सारे वर्ड्स इसमें मेंशन किए गए हैं कि इसको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि भाई कि इसकी तबीयत बिगड़ जाती है और इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और हॉस्पिटल में जब जाते हैं तब बताया जाता है कि भाई इसकी क्या हो गई है, मौत हो गई है, वहां पे हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा ये कहा गया। लेकिन अब इसमें पुलिस का ये कहना है कि भाई कि जब हम इसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब ये सही था, है ना, कोई इतना ज्यादा इसकी तबीयत खराब नहीं थी। लेकिन जब इसको इसको हॉस्पिटल ले जाया गया और अल्ताफ टॉयलेट करने के बहाने जब ये गया, तो पता चला कि ये वहीं पर इसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, और इसकी वजह से इसकी क्या हो गई, मौत हो गई। तो ये पूरा मांजरा है इस चीज को लेकर के। लेकिन अब घर वालों का ये कहना है कि भाई कि जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तब वहां पे अल्ताफ जो था वो, तब तक डॉक्टरों ने ये कहा कि भाई कि इसकी मौत हो चुकी थी, है ना। तो इस चीज को लेकर के ये कहा गया कि भाई कि पुलिस कस्टडी के अंदर फिर से हमें ये डेथ हमें देखने को मिली है ना। तो अभी हाल फिलहाल में हमने थोड़े दिन पहले भी ये पढ़ा था कि कस्टडियल जो डेथ है उसका नंबर धीरे धीरे क्या होता है दिख रहा है, भारत के अंदर काफी इंक्रीज होता हुआ देखने को हमें मिलता है ना। मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी किसकी, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट थी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, है ना, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर रखी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग 2001 से लेकर के 2018 के बीच का ये डेटा था, जिसमें ये बताया गया कि जो कन्विक्टेड पुलिस वाले हैं उसमें 26 पुलिस वालों का नाम आया कि भाई कहीं ना कहीं ये कन्विक्टेड है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इनकी कस्टडी के अंदर जो लोग हैं उनकी डेथ हुई है ना, कस्टडियल डेथ हमें देखने को मिली है। जिसमें 2018 के डेटा की यदि हम बात करें तो उसमें कुछ 4.3% के आसपास में डेटा हमें देखने को मिला है, जिसमें ये बताया गया है कि 70 जो कस्टडियल डेथ है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत ये चीजें बताई गई हैं। क्लियर। तो ये चीजें हैं कि भाई कि इसमें हमें इम्प्रोवाइज करने की जरूरत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके की ये मनमानी है उन पुलिस वालों की, है ना, जिनकी कस्टडी के अंदर उनको टॉर्चर किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस पूरे मांजरे को लेकर के जो अल्ताफ की फैमिली है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उनके जो फादर एंड मदर हैं इन्होंने कहा है कि भाई कि हमें इंसाफ चाहिए इस चीज को लेकर के, क्योंकि पुलिस वालों ने उनके बेटे को क्या कर दिया है, मार दिया है उनकी कस्टडी के अंदर। तो ये पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है, और ये डेटा मैंने आपको अभी लेटेस्ट डेटा बताया है जिसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंदर ये बताया गया है कि भाई 2001 से लेकर के 2018 के अंदर लगभग कुछ 26, यानी ये नंबर कहीं ना कहीं कम है अभी भी, फिर भी हाल फिलहाल में इसमें यह बताया गया कि 26 जो पुलिसमैन हैं ये कहीं ना कहीं कन्विक्टेड हैं। और जो पुलिस के कस्टडी के अंदर जो डेथ हमें देखने को मिली है 2001 से लेकर के 18 तक, वो लगभग कुछ 1727 जो पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ हमें देखने को मिली है, वो ये नंबर यहाँ पे एनसीआरबी के द्वारा बताया गया है। क्लियर। तो ये चीजें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है, ये पूरा मांजरा इसके अंदर ये है। क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड देखने को मिला है जिसका नाम है क्या, एनसीआरबी। एनसीआरबी क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं भाई। 1986 के अंदर इस ग्रुप को बनाया गया था।
1986 में इस ग्रुप को क्रिएट किया गया। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर। और रामफल पवार, रामफल पवार राइट नाउ इसके क्या हैं? डायरेक्टर हैं। ठीक है। और ये किसके अंडर में काम करता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये काम करता है। MHA के अंडर में ये काम करता है। क्लियर। ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक और चीज बताई थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के अंदर ये बताया गया कि क्राइम कहाँ कहाँ पर कितना रहा। ये चीजें भी मैंने आप लोगों को बताई थी, है ना? याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में सबसे ज्यादा क्राइम किस स्टेट के अंदर देखने को मिला है? ये आपको आंसर करना है। सबसे ज्यादा क्राइम, है ना, और सबसे कम क्राइम किस स्टेट के अंदर आपको देखने को मिला है? ये चीजें आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। क्या कहता है हमारा अगला आर्टिकल? यहाँ पे यदि बात करें वर्ल्ड सेक्शन पे, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ पे फिर से क्लाइमेट को लेकर के बात की गई है। दुनिया के दो बड़े जो कार्बन एमिटर कंट्री हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन को लेकर के काम किया है ना, जो काम कर रही हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा कार्बन एमिट किया है, उन्होंने ये कहा है कि भाई अब हम जो कार्बन जो सबसे ज्यादा एमिट किया है उसको रिड्यूस करने को लेकर के हम साथ में क्या करेंगे? काम करेंगे। यहाँ पे ये बात कही गई है। देखिए चाइना यूएस टू इंक्रीज क्लाइमेट जो कोऑपरेशन है, इसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। द वर्ल्ड टॉप कार्बन पोल्यूटर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट एग्री वेडनेसडे। देखिए क्लाइमेट चेंज समिट के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिली हैं, है ना, जिसमें ये कहा गया कि इंक्रीज देयर द कॉपरेशन स्पीड अप द एक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंजिंग एमिशन, जिसको लेकर के यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है। यहाँ पे यूएन जो क्लाइमेट टॉक्स हुई है दोनों के बीच में, जिसमें ग्लासगो के अंदर, जिसमें चाइनीज क्लाइमेट एनवॉय जो हैं, जिनका नाम है शी जेनुआ, ए, और यूएस के जो काउंटर पार्ट हैं क्लाइमेट जो एनवॉय हैं जॉन कैरी, इनके बीच में इस तरीके की जो डील है वो साइन की गई है कि भाई कि हम दोनों साथ में मिलकर के क्लाइमेट को जो नुकसान पहुंच रहा है हमारे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन को लेकर के, कार्बन एमिशन को लेकर के, उसको हम बड़े लेवल पे क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। और अर्थ के टेम्परेचर को क्या किया जाएगा? रिड्यूस करने को लेकर के हम काम करेंगे। देखिए देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया है क्लाइमेट चेंज समिट के अंदर। ये कहा गया था पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट के अंदर कि जो अर्थ का टेम्परेचर है उससे हम रिड्यूस करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इसको लेकर के भी बात कही गई है ना? इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा एक क्रू जो है जिसको यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट के तहत एस्ट्रोनॉट्स को कहाँ पे पहुंचाया गया है? स्पेस में पहुंचाया गया। और ये कहा गया है कि भाई पिछले 60 साल के अंदर हम पूरे वर्ल्ड का ये जो पूरा रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि भाई लगभग अभी तक 600 स्पेस ट्रैवलर जो हैं इनको पहुंचाया जा चुका है अभी तक वर्ल्ड में, है ना? यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेस एक्स की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे स्पेस एक्स ने क्लेम किया है कि भाई कैरिड ऑफ द फोर एस्ट्रोनॉट्स इनटू ऑर्बिट, है ना, यहाँ पे स्पेस में। और ये हमारा 600वां जो पोजीशन है ये यहाँ पे मेंटेन की गई है। इसके बाद इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया है ना, कि अभी तक पिछले 60 साल के अंदर इतने लोगों को स्पेस में पहुंचाया जा चुका है ना। 100th पर्सन टू रिच स्पेस इन 60 years, ये यहाँ पे ये बात कही जा रही है। स्पेस एक्स आपको पता ही है कहाँ की कंपनी है। एक तो गवर्नमेंट एजेंसी है जिसको हम नासा के नाम से जानते हैं, है ना। आप लोगों को, चलिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका फुल फॉर्म बताना है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को इसका फुल फॉर्म पता है या नहीं पता है। कोई गूगल नहीं करेगा भाई,
ध्यान से सुनिए मेरी बात। कोई गूगल करके आंसर नहीं करेगा, पता हो तो आप आंसर करिए, है ना, फिर बाकी का मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो ये तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जिसको हम नासा बोलते हैं। इसके अलावा जो दूसरी है, जिसको हम प्राइवेट स्पेस जो कंपनी है, उसको हम जानते हैं, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, मस्क की कंपनी है, जिसको हम स्पेस एक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्या कहता है भाई, बिजनेस में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले पेज की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है हमारा एडिटोरियल सेक्शन। तो देखिए यहाँ पे फिर वही ग्लास को अनाउंसमेंट को लेकर के, वही जो हमने पहले वाले पेज में हमने आप पूरे आर्टिकल को कवर अप किया, है ना। मोदी जी के जो 5 फोल्ड प्लान है, इसको लेकर के यहाँ पे बातें कही गई हैं, COP26 के बारे में। चलिए, अब आज आपको मैं नहीं बताऊंगा, आज आप लोगों को पूरी COP26 के बारे में जानकारी देनी है, जो मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ। ठीक है। इसके बाद 2-3 दिन से जो चीज न्यूज में कवर अप की गई थी, आज उसको एडिटोरियल पेज में भी कवर अप किया गया है। वो क्या है? इंडिया मस्ट बी द क्लियर on how it wants to the shape Afghanistan destiny under the तालिबान। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई, कि जो अभी हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जो 3rd नंबर की सिक्योरिटी डायलॉग थी, जिसको कंडक्ट कराया गया न्यू दिल्ली के अंदर, जिसको कहा जाता है दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ द अफगानिस्तान। तो इसके बारे में यहाँ पे सारी चर्चाएं निकल करके आई, और इसमें ये कंसर्न निकल करके आया कि भाई, कि हमें मिल करके कलेक्टिवली तरीके से हमें यहाँ पे एक्शन लेना होगा, है ना। और अफगान के अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने की हमें जरूरत है, जिसमें इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंडिया क्या प्रोवाइड कर रहा है भाई, वहां के लोगों को वीट प्रोवाइड करेगा एंड मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। इस चीज को लेकर के बात कही गई है ना। और काफी सारा एड प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे वो 7 नेशंस का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिला, जिसमें 2 देश पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इस बार, क्योंकि उनको भी हमने इनवाइट किया था। वो कौन से 2 देश हैं, आपको आंसर करना है, क्योंकि 2 दिन से ये मैटर चल रहा है। तो अजीत डोभाल जी के द्वारा ये कहा गया कि भाई, कि हमें मिल करके अफगानिस्तान के अंदर जो भी संकट है या जो भी हालात हैं, उससे मिल करके उन लोगों को वहां से निकालने की जरूरत है ना। जिस तरीके के वहां का फूड क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिकली क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है ना। वहां पे बच्चे जो भूखे रह रहे हैं, या वहां के जो पेरेंट्स हैं, जो उन बच्चों को, है ना, बेच करके अपना क्या कर रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, यानी उनको खाने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं, है ना। और तालिबान से भी यहाँ पे बात रखी जाएगी भाई आगे चल करके, कि भाई, कि जो टेररिज्म है और ड्रग ट्रैफिकिंग है, इसको क्या किया जाए, रोका जाए। तो उसको लेकर के यहाँ पे अजीत डोभाल और उनके सारे काउंटर पार्ट्स के द्वारा ये कहा गया कि हमें कलेक्टिवली तरीके से इन सारी चीजों को रोकना होगा। भले ही ये हमारी नेबर कंट्री है, तो हमें इस नेबर कंट्रीज के आई जितने भी पास में जितनी भी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं, उनको हमें आपस में मिलकर के क्या करना होगा, कलेक्टिवली तरीके से काम करना होगा। ठीक है। ठीक है। इसमें ये भी चीजें कही गई हैं कि किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेटली तरीके से क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि हम किसी विशेष मकसद से हम काम करें। हमारा सभी का फोकस एक ही होना चाहिए, और हमें उस चीज को लेकर के अफगानिस्तान के अंदर वर्क करना चाहिए। तो ये चीजें निकल करके यहाँ पे हमें देखने को मिली हैं। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे ऑथर के द्वारा क्या लिखा गया है भाई, कि अ टैक्स बर्डन दैट द अटैक्स द फेडरल राइट्स ऑफ स्टेट्स। मतलब कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि फेडरलिज्म जो है ना, फेडरल सिस्टम जिसके बारे में हम कहते हैं, कहीं ना कहीं उसका एक्सप्लॉइटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। फेडरलिज्म क्या होता है, पहले तो आप लोग ये जान लीजिए। फेडरलिज्म का मतलब, या फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि उस कंट्री के अंदर जो सेंट्रल है, उसका भी उतना ही राइट होना चाहिए, या उतना ही अधिकार है, जितना कि उस कंट्री के अंदर स्टेट को भी उतना ही राइट है। मतलब वो भी अपना कानून बना सकते हैं, है ना, उसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से सेंट्रल अपने कानून बना सकती है, उसे इम्प्लीमेंट कर सकती है। इसको हम फेडरल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे टैक्स को लेकर के फेडरलिज्म का एक्सप्लॉइटेशन हमें देखने को मिलता है, ऐसा ऑथर लिख रहा है ना। क्योंकि इसमें यहाँ पे बात किसकी गई है,
पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर के की गई है ना, कि पेट्रोल डीजल पर जिस तरीके का सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, और उसमें फिर ये कहती है कि भाई कि सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट है अपनी तरफ से, वो अपनी कितना भी टैक्स पेट्रोल डीजल के ऊपर या पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर लगा सकती है, इसको लेकर के यहाँ पे बात की गई। लेकिन इसमें ऑथर ये भी लिखता है कि भाई कि ये तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म का एक्सप्लॉइटेशन है, क्योंकि इसमें एक्साइज ड्यूटी सबसे ज्यादा कौन लगा रही है भाई? एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। और इसको कंपेयर किया गया 2014 से 2021 को, कि भाई कि पहले कितना लिया जाता था और आज की डेट में कितना एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर लगाई जा रही है ना। फिर उसके बाद में वो पेट्रोल डीजल पर स्टेट गवर्नमेंट अपनी वैट को एप्लीकेबल करती है, वैल्यू एडेड टैक्स को लगाती है, जो कि एक्साइज ड्यूटी के मुकाबले कहीं ना कहीं कम है ना। लेकिन जब इसके कैलकुलेशन या इसकी रिकवरी की बात आती है, या जब इसको वसूला जाता है, तो इसमें बहुत कम परसेंटेज में स्टेट गवर्नमेंट को क्या दिया जाता है, उस रेवेन्यू को अलोकेट किया जाता है। यहाँ पे इस चीज को लेकर के नेगेटिविटी बताई गई है ना, ऑथर के द्वारा क्या चीजें बताई गई हैं, तो देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। रेवेन्यू का यदि हम डेटा देखें, है ना, रेवेन्यू डेटा की हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि टू मेक दिस द पॉइंट क्लियर, लेट अस द फॉलोइंग एस्टिमेट, द यूनियन गवर्नमेंट हैज द कलेक्टेड अराउंड 3.72 लाख करोड़ इन 2021। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि पेट्रोल डीजल पे ही इन्होंने इतना कलेक्शन किया है। क्लियर। और उसमें भी यदि हम बात करें, सबसे ज्यादा यदि जो कलेक्शन है 2.3 लाख करोड़ के आसपास में, तो वो कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी के द्वारा लगाया गया है। और उसके अलावा 1.21 लाख करोड़ के आसपास में एज पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के तहत इनके द्वारा अर्निंग की गई है। क्लियर। अब जो स्टेट को प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसमें क्या किया गया है कि स्टेट को 18,000 करोड़ रुपए जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर। तो इसमें ये चीजें बताई जा रही हैं कि उसमें भी कितना परसेंटेज उनको दिया जाएगा स्टेट को, ये बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म इसमें हमें कहीं नहीं देखने को मिलता है। यहाँ तो हमें क्या देखने को मिलता है, यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है, कि इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अधिकार चल रहा है, और इसमें स्टेट तो क्या हो जाएंगे भाई, लॉस में आ जाएंगे ऐसे। यही चीज को लेकर के बात कही है। आपने जीएसटी को भी इसी बहुत तरीके से बोल करके इम्प्लीमेंट किया था, ये भी मेंशन किया हुआ है देखिए यहाँ पे, कि जीएसटी को भी इसी तरीके से बोल करके इम्प्लीमेंट किया था कि भाई कि आने वाले टाइम में आप जीएसटी जो लगाएंगे, हम भारत के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका कंपनसेशन आपको आने वाले 5 साल तक दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी कंपनसेशन जितना मिलना चाहिए वो उतना वहां पे नहीं मिल पा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से यहाँ पे काफी सारी चीजें इस एडिटोरियल पेज के अंदर ऑथर के द्वारा देखने को मिली है। क्लियर। तो ये रहा है एडिटोरियल पेज के अंदर आपको बताने के लिए। आगे बात करते हैं, क्या यहाँ पे फिर से इस मैटर को कवर अप किया गया है, कल भी हमने इस टॉपिक को कवर किया था, वापस से मैंने इसको हाईलाइट किया है, आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे भाई कि क्या लिखा गया है ऑथर के द्वारा। इसमें यह बताया गया, कल मैंने आपको बताया था कि डीमोनेटाइजेशन जो प्लान था भारत सरकार का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें फेल होते हुए देखने को मिला है। ठीक है, जिस मकसद से डीमोनेटाइजेशन 2016 के अंदर किया गया था, 8 नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, और आज की डेट में 2021, इसको लगभग आज 5 साल पूरे हो चुके हैं, है ना। और रिकवरी की बात करें तो कल मैंने आपको डेटा में बताया भी था कि किस मकसद से इसको डिमोनेटाइज किया गया था। तो ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए डिमोनेटाइजेशन को क्या किया गया था, लाया गया था, है ना। और मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी क्या था कि हाउ मेनी टाइम्स इम्प्लीमेंट इन डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया, तो आप लोगों के आंसर्स बिल्कुल सही हैं। 2 टाइम्स भारत के अंदर इससे पहले भी डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। 1946 में पहली बार हुआ था, दूसरा 1978, और तीसरा हुआ है 2016 के अंदर। ठीक है। अब चलिए, आज फिर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताना है। मैंने कल आपको बताया था कि BR अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर कि वो कौन सी बुक है जिसमें ये मेंशन किया गया था कि एवरी 10 इयर्स में क्या होने चाहिए,
डीमोनेटाइजेशन होना चाहिए ताकि ब्लैक मनी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके भारत के अंदर, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे बताई थी मैंने आपको कल बहुत डिटेल में। तो इसी चीज को लेकर के बताया था, और एक और डेटा मैंने आपको बताया था क्या, कि ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए, लेकिन ये तो डेटा के, इवन आरबीआई के ही रिपोर्ट में ये बताया गया कि भाई ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए जो हमने कदम उठाया था डिमोनेटाइजेशन का, उसमें 99.3% की जो मनी है वो कहीं ना कहीं रिकवर हो चुकी है। तो ब्लैक मनी तो कितनी रही, मात्र 0.7 के आसपास में जो रिकवर नहीं हो पाई। भाई गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो लगभग कुछ 20 से 30% के आसपास में बताया जा रहा था कि ब्लैक मनी है। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट हमें बहुत पॉजिटिवली देखने को मिला है कि भाई कि डिमोनेटाइजेशन के बाद में जो दूसरा जो प्रमोशन हमें देखने को मिला, वो किस चीज को देखने को मिला, वो मिला डिजिटल पेमेंट को लेकर के। और इसका क्रेज बहुत तेजी से, या इसका रेवोल्यूशन हमें बहुत तेजी से देखने को मिला कि लोग बाग डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़े। लेकिन डिजिटल पेमेंट के साथ साथ में कहीं ना कहीं कैश भी बढ़ता हुआ भारत के अंदर देखने को मिला। तो ये चीजें मार्केट में जितनी कम क्वांटिटी के अंदर होगी उस इकोनॉमी में, उतनी उस देश की इकोनॉमी स्ट्रांग मानी जाएगी, है ना। मैंने आपको फिर कल भी बताया था कि पेपर जो नंबर ऑफ करेंसी है उसका नंबर कम होना चाहिए भारत के अंदर। जितना डिजिटल होंगे उतना आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग मानी जाएगी, और उतनी ही ट्रांसपेरेंट होती है आपकी इकोनॉमी, है ना। सारे ट्रांजैक्शन आपको पूरे ऑनलाइन दिखते हैं, इसमें किसी भी तरीके का आपको करप्शन देखने को नहीं मिलता है। क्लियर। तो ये थी आज की जानकारी, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। क्लियर। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट आज के न्यूज़पेपर में नहीं है, है ना। तो आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं भाई। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है, और आप लोग मुझे सारे आंसर्स कमेंट बॉक्स के अंदर कर रहे हैं जिनका मैं आपको फिर रिप्लाई भी करूंगा। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।